नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बाणभट्ट का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। मैंने बाणभट्ट के विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ एकत्रित की हैं जो आपके साथ साझा करूँगी। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। बाणभट्ट ही ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने अपना परिचय स्वयं विस्तार से हर्षचरितम में तथा संक्षेप में कादम्बरी में दिया है। महाकवि बाणभट्ट चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र थे। तो ज़्यादातर संस्कृत महाकवियों ने अपने विषय में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो बाणभट्ट जी हैं इन्होंने अपना परिचय जो उन्होंने हर्षचरितम नामक आख्यायिका लिखी है, इसमें उन्होंने अपना जो जीवन के विषय में, अपने जीवन चरित्र के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तथा और कादम्बरी भी, इनकी जो कादम्बरी रचना है, जो कथा है, उसमें भी इन्होंने अपने विषय में संक्षेप में जानकारी दी है। और ये महाकवि बाणभट्ट चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र थे, यानी कि इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। बाल्यावस्था में ही माता की मृत्यु होने पर पिता ने ही इनका पालन पोषण किया था। और क्योंकि बाल्यावस्था में बहुत ही छोटी उम्र में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, और जब ये 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। और जब माता की मृत्यु हुई तो पिता ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन जब पिता की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी, जब ये 14 वर्ष के थे, तो इसके पश्चात यह अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर निकल गए और साथ ही विभिन्न गुरुकुलों में अध्ययन भी करते रहे। तो जब माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो ये अपने मित्रों के साथ घूमने निकल गए, और उसी दौरान इन्होंने कई गुरुकुलों में अध्ययन किया और कई विषयों में पारंगत होकर तथा प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करते हुए घर लौट आए। फिर बहुत समय तक ये घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, और उसी दौरान ये गुरुकुलों में अध्ययन भी करते रहे और विषयों में पारंगत हो गए, यानी निपुण हो गए। तो ये प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करते हुए, यानी कि ये प्रकृति के संपर्क में अत्यधिक रहे, और इसी कारण इनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रकृति का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। और ये सब करते हुए घर लौट आए। बाद में सम्राट हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर हर्षवर्धन के राज दरबार में पहुँचे, जहाँ इन्हें सभा पंडित नियुक्त किया गया था। तो ये घर लौट आए, और फिर सम्राट हर्षवर्धन के जो चचेरे भाई थे कृष्ण, तो उनके बुलाने पर, उनके निमंत्रण देने पर ये हर्षवर्धन के राज दरबार में पहुँचे, जहाँ इन्हें सभा पंडित नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इनके विषय में बहुत ही नकारात्मक चर्चाएं सुन रखी थी, इसीलिए उन्होंने बुलाया था अपने सभा में। और जब ये सभा में पहुँचे तो हर्षवर्धन ने इन्हें महानयम भुजंग कहा, यानी कि जिसका मतलब होता है बहुत ही चरित्र भ्रष्ट। परंतु जब सभा में उनकी विद्वता से परिचित हुए तो उनके प्रति जो हर्ष के विचार थे, नकारात्मक विचार थे, वो सकारात्मक हो गए, यानी कि वो उनकी विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दी, अर्थात वाणी है जिसके वश में ऐसा कवि, और उनको अपना सभा पंडित नियुक्त कर लिया। मित्रों, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बाणभट्ट की उपाधियों और उनकी रचनाओं पर भी वीडियो बनाए हैं, और उनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। जो सम्राट हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन थे, तो उनका राज्याभिषेक 606 यानी 606 ईस्वी में, और मृत्यु उनकी 648 ईस्वी में हुई थी। और उसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में अपने भारत भ्रमण के दौरान हर्ष के निकट संपर्क में आया था। ये सारी घटनाएं इस दौरान हुई थी, और इस आधार पर
बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इसी के आधार पर जो बाण का समय है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अर्थात इन सब प्रमाणों के आधार पर ही उनका समय निश्चित किया गया था कि वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे। बाणभट्ट वत्स या वात्स्यायन वंश या गोत्र में उत्पन्न हुए थे तथा शिव भक्त थे। तो बाणभट्ट का जो गोत्र था या वंश था वो वात्स्यायन या वत्स वंश भी कहते हैं, और ये तथा शिव भक्त थे, यानी कि ये शिव के उपासक थे। इनके गुरु का नाम भर्व या भर्त्स था। यहाँ पे मात्रा आएगी सा के ऊपर, भर्त्स था। इनके 2 भाई और 1 बहन भी थे, जिनके नाम है चित्रसेन, मित्रसेन, और बहन का नाम है और बहन मालती। इनके मित्र मयूर भट्ट की बहन से इनका विवाह हुआ था। तो मयूर भट्ट भी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और जिनसे पुलिन भट्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने कादम्बरी का उत्तर भाग लिखकर उसे पूरा किया। तो मयूर भट्ट की बहन से इनका विवाह हुआ था और उनसे उनको एक पुत्र हुआ था, पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट भी कहते हैं, या इनको भूषण भट्ट भी कहते हैं। और उसी पुत्र ने बाण भट्ट की मृत्यु के पश्चात कादम्बरी का जो उत्तर भाग था उसको पूरा किया था। संस्कृत महाकवियों में बाण भट्ट का उत्कृष्ट गद्यकार के रूप में सर्वोच्च स्थान है। तो संस्कृत महाकवियों में बाण भट्ट का बहुत ही ऊंचा स्थान है, क्योंकि उन्होंने गद्य में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजीव रचनाएं की हैं। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो बाण भट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है हर्षचरितम और एक कादम्बरी। हर्षचरितम में राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। जो कादम्बरी है वह पूरे विश्व का पहला उपन्यास माना गया है, जिसे पूरा करने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। कादम्बरी पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया था। बाण भट्ट ने जितनी सुंदरता, सहृदयता और सूक्ष्म दृष्टि से बाह्य प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी ही गहराई से अंतः प्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण किया है। तो बाण भट्ट ने जितनी ही सुंदरता से, क्योंकि बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही सहृदयता, कोमलता के साथ, सूक्ष्म दृष्टि से जो बाह्य प्रकृति होती है उसका वर्णन किया है, क्योंकि वो अपने भ्रमण के दौरान प्रकृति के काफ़ी संपर्क में रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। और क्योंकि वो बाहर उनके संपर्क में रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उतनी ही गहराई से अंतः प्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण किया है। व्यक्ति के अंतर की जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, और उसके जो मन के जो भाव होते हैं, उनका भी विश्लेषण उसी ही सुंदरता से, उसी सूक्ष्म दृष्टि से किया है। बाण भट्ट गद्य पद्य दोनों के मूर्धन्य सम्राट हैं। यह पांचाली रीति के कवि हैं। यह किसी एक शैली के कवि नहीं हैं। इनकी रचनाओं में दीर्घ समासा, अल्प समासा व समास रहित शैली के दर्शन होते हैं। तो बाण भट्ट हैं, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने बहुत ही विद्वता के साथ रचनाएं की हैं, और ये पांचाली रीत के कवि रहे हैं। और इनकी कोई एक शैली नहीं है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं पे बहुत ही दीर्घ समास देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पे बहुत ही छोटे छोटे समास देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं तो समास देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी एक शैली के कवि नहीं हैं। इनकी रचनाओं में भाषा का अविच्छिन्न प्रभाव एवं कोमलता सर्वत्र देखने को मिलती है, जो श्रोता या पाठक के सीधे हृदय तक पहुंचती है। तो इनकी रचनाओं की जो भाषा होती है उसका प्रभाव इतना होता है, इतनी कोमल होती है कि जो श्रोता या पाठक होते हैं तो सीधे उनके हृदय को छू जाती है, यानी कि वो स्वयं को
स्वयं को ही उसमें महसूस करने लगते हैं कि जैसे कि वो उनके जीवन से ही निकली हुई भावनाएं हैं, उनके जीवन की ही कोई घटना है। इनकी रचनाओं में श्लेष, अर्थापत्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें श्लेष अलंकार, अर्थापत्ति अलंकार, विरोधाभास इत्यादि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इनके ग्रंथों में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण है, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार। तो इनके जो ग्रंथ है, जैसे कि आपने कादम्बरी में ही देखा हो, कादम्बरी में पढ़ा है कि उसमें कितनी सुंदरता से, कितनी सजीवता से इन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही वर्णन किया है। अतः स्पष्ट है कि बाण संस्कृत महाकवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको दी गई उपाधियां उक्ति सर्वदा उचित है। वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि सारा विश्व बाण द्वारा ही चबाकर थूका गया है। अर्थात बाण को सारे संसार के विषय में, सारे विश्व के विषय में जानकारी है, वे किसी भी विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं। यानी कि उन्हें संपूर्ण विषय से संबंधित, चाहे वो कोई भी विषय हो, उससे संसार के विषय, हर प्रकृति से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो, उन्हें हर विषय की जानकारी थी। वे किसी भी विषय से अनभिज्ञ नहीं है। इस तरह मैंने गद्य के रूप में बाणभट्ट का परिचय दिया। आगे मैं आपको इस गद्य में जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो उसको मैं संक्षेप में आपको बताऊंगी। तो इस तरह मैंने गद्य के रूप में बाणभट्ट का परिचय दिया। आगे मैं आपको इस गद्य में जो भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो उसको भी संक्षेप में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाणभट्ट का वंश वृक्ष से। तो इस तरह बाणभट्ट वत्स या वात्स्यायन वंश के थे या गोत्र के थे, ब्राह्मण थे ये, और जिनमें कुबेर हुए। कुबेर के पाशुपत नामक पुत्र हुआ और इनके भी अनेक पुत्र हुए, और उनमें से एक अर्थपद थे, तो जिनके 11 पुत्र हुए। इनके 11 पुत्रों में से एक पुत्र थे चित्रभानु, और चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ। और बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिन भट्ट। और इनका निवास स्थान सोन नदी, जिसको सोन नदी बोलते हैं, के पास प्रीतकूट नामक ग्राम, जो वर्तमान में शाहाबाद और जो बिहार में है। इनका वंश या गोत्र वात्स्यायन या वत्स वंश, जो भी आपको बताया, ये शिव के उपासक थे। और इनके पितामह का नाम था अर्थपति, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी, और इनके पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिन भट्ट। इनकी बहन का नाम मालती, भाई चित्रसेन और मित्रसेन। इनके गुरु का नाम भर्व या भर्त्सु। इनकी पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी। और राज्याश्रय, यानी ये किसके इनके आश्रयदाता कौन से राजा थे, तो वो थे सम्राट हर्षवर्धन। और इनकी रीति पांचाली, समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। तो इनके विषय में कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे बाल्यावस्था में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, 14 वर्ष में पिता का स्वर्गवास हो गया था, और हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। और उसी समय ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और हर्ष के निकट संपर्क में आया था। और इन्हीं तथ्यों से साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के कवि थे। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। तो इनकी 5 रचनाएं हैं, जिसमें एक है कादम्बरी, जो कि विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, और ये एक कथा विधा है। और दूसरा है इनका है हर्षचरितम, जो कि एक आख्यायिका है, और चंडी शतकम, जो एक मुक्तक काव्य है, और मुकुट
ताड़ितकम ये नाटक है और पार्वती परिणय भी इनका एक नाटक है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।